महात्मा फूले, संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास, संत चोखामेला, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर के योगदान को भुला नहीं सकते। इन सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1916 से लगातार इन जातियों को जोड़ने के अनेकों आंदोलन चलाए। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब ने बानसेब के मंच के द्वारा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया। उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से पिछड़े समाज के पढ़े लिखे तबके को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उनका नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और इस नारे को साकार रूप देने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। अभी भी इस देश में SC, ST, OBC ना सामाजिक, ना राजनीतिक और ना ही आर्थिक संख्या अधूरी है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के दल इस देश में जो भय पैदा करके, लोगों में भय पैदा करके सुरक्षा के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। आपको ये मालूम होगा, पुराने समय में हमारा हिंदू समाज 4 वर्गों में विभाजित था। थोड़ी आवाज कम करो भाई। 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक लंबे अरसे के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो जाति के पर्यायवाची बन गए, लेकिन चौथा वर्ण जो कि सबसे बड़ा, जिसकी वोटों में हिस्सेदारी की जाए तो लगभग 100 में से 85% है, यह शूद्र वर्ग लगभग 6,743 जातियों में बढ़ गया है और आज भी यह क्रम जारी है। उदाहरण के लिए अकेले चमार जाति में ही 118 उपजातियां हैं जिनमें रोटी बेटी का संबंध भी नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि इस विभाजनकारी रोग से सबसे ज़्यादा हमारा चौथा वर्ण पीड़ित रहा और आज भी है। इस बीमारी को काटने के लिए हमारे संत, गुरु और महापुरुषों ने अनेकों सराहनीय प्रयास किए। महात्मा फूले, संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास, संत चोखामेला, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर के योगदान को भुला नहीं सकते। इन सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1916 से लगातार इन जातियों को जोड़ने के अनेकों आंदोलन चलाए। इस दिशा में पददलित जातियों को इकट्ठा करके उनमें स्वाभिमान पैदा किया तथा उनके घरों में शिक्षा का दीपक जलाया। आज भी ये जातियां बाबा साहब को भगवान से कम नहीं समझती। सन 1935 में हाशिए पर पड़ी हुई जातियों को पहली बार अनुसूचित जातियों के रूप में अलग से मान्यता प्राप्त हुई। आगे चलकर बाबा साहब ने इन जातियों को एक नए वर्ग के रूप में मजबूत राजनीतिक पहचान दिलाने के लिए जुलाई 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इसी क्रम में अनुसूचित जनजातियों को भी अलग पहचान दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 342 जोड़ा। और इतना ही नहीं, 1953 में बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1953 में बाबा साहब ने अनुसार संविधान के अंतर्गत 340 जोड़ा। इसी के तहत उन्होंने
काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की, जिसको जनता पार्टी की सरकार ने, तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने इसे खारिज कर दिया कुछ कमियां के कारण। दूसरा 1969 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया। इस कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 1980 में सरकार के सामने रखी। इंदिरा गांधी सरकार ने अस्वीकार करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद सांसदों और जनता के संज्ञान में बहुत सी जानकारियां आई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर मान्यवर काशीराम साहब ने बांध-सेठ के मंच के द्वारा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया। उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से पिछड़े समाज के पढ़े लिखे तबके को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पिछड़े समाज की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में ना के बराबर है, इसलिए उचित प्रतिनिधित्व चुनने के लिए पिछड़े समाज को जागरूक होना होगा और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अलग राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। यह बात 1980 में मान्यवर काशीराम साहब ने जोर देकर कहा था। मान्य काशीराम साहब ने नारा लगाया था कि सभी वर्गों को राजनीति व नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनका नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और इस नारे को साकार रूप देने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बीएसपी के बैनर के नीचे अनेकों छोटे बड़े आंदोलन चलाए गए। परिणाम स्वरूप 1989 में दबाव बनाकर मान्यवर काशीराम साहब ने वीपी सिंह की सरकार पर दबाव बनाकर मंडल कमीशन लागू करवा लिया। सन 1990 में पिछड़े वर्ग को अलग संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि पिछड़ा समाज जो 6,743 जातियों में टूटा हुआ है उसको एक मजबूत वर्ग के रूप में पहचान प्राप्त हो। बाबा साहब ये काम जीते जी पूरा नहीं कर पाए। वे हमारे बीच से 6 दिसंबर 1956 को हमेशा के लिए चले गए, लेकिन बाबा साहब का विचार और उनका सपना हमारे बीच अधूरा छूट गया, जिसको पूरा करने के लिए लंबे समय के बाद हमारे बीच में मसीहा बनकर मान्यवर काशीराम सामने आए और उन्होंने संकल्प किया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। और इस संकल्प के साथ उन्होंने ये मिशन 1990 में पूरा कर लिया। अब साथियों, आज हमारे बीच में ना तो बाबा साहब है ना ही मान्य काशीराम साहब, लेकिन मान्य काशीराम साहब का मिशन अधूरा है। अभी भी इस देश में SC, ST, OBC ना सामाजिक, ना राजनीतिक और ना ही आर्थिक संख्या अधूरी है। कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के दल इस देश में जो भय पैदा करके, लोगों में भय पैदा करके सुरक्षा के नाम पर वोट लेना चाहते तथा गरीबों को भूखा रखकर रोटी तथा अन्य छोटी मोटी सहायता देकर उनके वोट हासिल करना चाहते हैं। साथियों, भय और भूख के नाम पर ये खेल कब तक चलता रहेगा? समय आ गया है कि सभी सताए हुए लोग, आप ये मत सोचो कि आपने एक 100 गज का कोठी बना ली तो आप सताए हुए नहीं। सभी सताए हुए लोग, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग और अपर कास्ट में से भी जो गरीब तबका के लोग हैं, गरीब लोग हैं,
सारे इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, और आपने आने वाले चुनावों में अगर आपने एकजुटता पैदा कर ली और संगठित हो गए तो वो दिन दूर नहीं, देश और प्रदेशों की सत्ताएं आपके हाथ में होंगी। प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपके भाई बनेंगे, निगमों के मेयर चेयरमैन आपके भाई बनेंगे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री हमारी जनप्रिय नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। तभी जाकर सभी महापुरुषों के साथ साथ माननीय काशीराम साहब का भी सपना साकार होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब माननीय काशीराम साहब वार्ड क्लब पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जो वीपी सिंह ने चुनाव लड़ा था उसने साफ कहा था अपने चुनावी आए उसमें घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आने पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा पर जब समाज ने, पूरे बैकवर्ड समाज ने भरपूर वोट दिया और जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री बन गए हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, और माननीय काशीराम साहब ने वार्ड क्लब पे धरना दिया और पूरे देश में ये आंदोलन चलाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। लेकिन बड़े शर्म की बात है, इस देश में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में जो ललुआ समाज था, जिसको जाटव चमार कहा जाता है, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए रोड पे था, और जो हमारे ओबीसी के लोग थे अन्य पार्टियों के बहकाने में आकर उन पे डंडा बजा रहे थे लल्लुओं के ऊपर कि इनका आरक्षण समाप्त करो। इस देश का माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में एससी वर्ग के लोग अपने जो बड़ा भाई, ओबीसी को अपना बड़ा भाई मानता है, अपने बड़े भाइयों के लिए कह रहा था कि भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, इनको आरक्षण दो। और ये बहकाने में आकर, ये तो पिछड़ू बने हुए, पिछड़े उनके पीछे लगे हुए थे, और उन्होंने कहा कि इनको मारो, लल्लुओं को तुम्हारे ये और आरक्षण मांग रहे हैं, इनको जो आरक्षण मिल रहा है उससे ज़्यादा मांग रहे हैं, समझ नहीं पाए। और आज भी ये ओबीसी का प्रोग्राम है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि छोटे भाई भी आए हुए जाटव चमार हैं कि नहीं है? कोई है, दो चार हैं जाटव समाज के, और भी हैं, बहुत बढ़िया। तो साथियों, देश के अंदर 5 ताकत है, देश के अंदर 5 ताकत है, और जरा सोचिए आप कि 5 ताकतों में से आपके पास कितनी ताकत है। नंबर 1 सरकारी नौकरियों की ताकत, नंबर 2 जमीन की ताकत, नंबर 3 उद्योग की ताकत, नंबर 4 धर्म की ताकत, और नंबर 5 राजनीति की ताकत। जरा सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि इन 5 ताकतों में है, भरपूर आपके पास वोट है, इन 5 ताकतों में से आपके पास क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश का जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी, इनके ये आंकड़ा 80 से पहले का है, 1980 का आंकड़ा बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरियों में इस देश के 85% लोगों के पास मात्र 12 नौकरियां थी सरकारी, और 88 नौकरी किसके पास थी? इस देश के मनुवादी लोगों के पास, जो 15% लोग हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगा कि 15% कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास जो 15 लोग थे, जो 15% है, उनके पास 88 नौकरी, और देश के मूल निवासी बहुजन समाज के पास 12 नौकरी। तो नौकरी की ताकत में आप जीरो हैं, कुछ भी नहीं, अब तो वैसे भी जीरो हो गया है। नंबर 2 जमीन की ताकत, इस देश के 85 बहुजन समाज के पास मात्र 4% जमीन, और इस देश का जो 15% इनके पास 96% जमीन। आज यही आंकड़ा है। उद्योग धंधे, सुई से लेकर रेल हवाई जहाज तक का जो उद्योग है, आपके पास
मात्र 6% उद्योग है इस देश के बहुजन समाज के पास, मूल्यवादी बहुजन समाज के पास जो 85% है, SC ST OBC माइनॉरिटी केवल 6% उद्योग है और इनके पास 94% उद्योग है। धर्म में आप जीरो है, जीरो। आप बड़े बड़े मंदिरों के लिए चंदा देते हैं। एक मंदिर पे, बालाजी के मंदिर पे 325 करोड़ रुपए हर महीने चढ़ता है। वैष्णो देवी पर 100 करोड़ रुपए हर महीना चढ़ता है। शिरडी पर 100 करोड़ रुपए महीना चढ़ता है। कलकत्ता की काली मंदिर पर 250 करोड़ रुपए हर महीना चढ़ता है और अयोध्या में 160 करोड़ रुपए हर महीना चढ़ता है। और ये सारा पैसा इन 15% मनुवादियों के जेब में जाता है। आप मंदिरों के लिए चंदा देते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन कब्जा आपका नहीं हो सकता। आप अंदर घुस भी नहीं सकते हैं। कब्जा किसका होता है? इन्हीं 15% लोगों का। और पांचवी ताकत है राजनीति। राजनीति में उनके पास 15 वोट हैं। जो इस देश के मनुवादी समाज है उनके पास 15 वोट हैं और इस देश का जो मूल्यवादी समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, इनके पास 85 वोट हैं। देश का प्रधानमंत्री वोटों के आधार पर बनता है, लेकिन कौन बनता है? वोट आपकी हैं और प्रधानमंत्री उनका है। क्या कारण है? कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण है कि हमारे समाज में 5 प्रकार के गुलाम हैं। भाई बोर नहीं हो रहे तो 5 प्रकार के गुलाम हैं। वो कौन कौन से गुलाम हैं? नंबर 1 केकड़ा गुलाम, नंबर 2 कबूतर गुलाम, नंबर 3 तोता गुलाम, नंबर 4 तीतर गुलाम और नंबर 5 गिरगिट गुलाम। ये 5 प्रकार के गुलाम हमारे 85% समाज में है। केकड़ा गुलाम कैसे है? अगर आपने 1 लाख केकड़ा पकड़कर एक रेल के डिब्बे में भर दिया और लखनऊ भेज दिया तो एक भी कम नहीं होगा, क्योंकि केकड़ा की आदत ये है कि आगे चलने वाले की टांग पकड़ खींच लेती। और हमारे समाज के लोग इन मनुवादी दलों में जब काम करते हैं और किसी का विवेक जाग जाए, किसी को बुद्धि आ जाए, वहाँ से छोड़ना चाहे, निकलना चाहे, तो दूसरा साथी उसकी टांग पकड़ के वापस खींच लेता है। कहाँ जा रहा है? शाम को चलेंगे ना, नेताजी की कोठी पे दारू मिलेगी, मुर्गा मिलेगा, तो वहाँ से निकलने नहीं देता। वो केकड़ा गुलाम ऐसे होते हैं। कबूतर गुलाम जिस छत से उड़ता है, पूरे आसमान में घूमता है 8-8, 10-10 घंटे और शाम को वहीं आ जाता है। इसी तरह हमारे समाज के लोग जिस दल में रहते हैं, घूमते हर दल में हैं, लेकिन शाम को वहीं पहुँचेंगे, पूरी रिपोर्ट देंगे जाकर। और तोता को तो आप जानते ही हो, जो सिखा दोगे वो ही बोलेगा। आप जितना मर्जी उसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। तीतर गुलाम, तीतर गुलाम कैसा होता है? तीतर का मालिक अपने तीतर को लेकर जंगल में जाता है और तीतर को जंगल में छोड़ देता है, और जंगल में छोड़ने के बाद वो तीतर टीलू टीलू की आवाज़ निकालता है और जंगल के तीतर बड़े खुश होते हैं, आज तो हमारा भैया आया है हमसे मिलने के लिए, हमारा भैया आया है। और भैया की आवाज़ सुन के और तीतर बाहर निकल के उससे मिलने चले जाते हैं और वो तीतर उनको इकट्ठा करके वहाँ ले जाता है जहाँ उसका मालिक जाल बिछाकर बैठा हुआ है, और वो तीतर का मालिक उन तीतरों को पकड़ के ले जाता है। यही हाल है हमारे समाज का। इकट्ठा करते घूमते हैं कि भाई चलो यार, आम आदमी पार्टी में चलते हैं, BJP में चलते हैं, कांग्रेस में चलते हैं, इकट्ठे करके वहाँ ले जाता है तीतर की तरह। गिरगिट गुलाम, अगर इधर से कांग्रेस की रैली आ गई तो कांग्रेस का झंडा निकाल लिया। अरे मैं यार कट्टर हूँ, मेरे बाप दादा यहाँ मर गए, ठीक है, वो तो बोलेंगे। BJP की रैली आ गई तो BJP का झंडा निकाल लिया, भैया अब तो हम तुम्हारे साथ हैं। और BSP की रैली आ गई तो नीला झंडा निकाल लिया, भैया मेरा तो खून ही नीला है, नीला झंडा निकाल लिया। तो ऐसे होते हैं गिरगिट गुलाम, और इन गुलामों की वजह से ही 85 लोग हार जाते हैं और 15 जीत जाते हैं, तो जो कि आपका शोषण करते हैं। जय भीम, जय भारत।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।